नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी रीना कौसर। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। जी हाँ, एक ख़ास प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी, समाजी, सियासी और सकाफ़ती सरगर्मियों से। जी हाँ, ऐसी सरगर्मियाँ जिनके मुतालिक आप जानना चाहते हैं या फिर से उन लम्हात में खो जाना चाहते हैं। जी हाँ, डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। और आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे गुज़श्ता दिनों रिलीज़ हुई फिल्म सेक्शन 375 यानी दिफा 375 फिल्म के अदाकारों से आपकी मुलाकात कराएंगे और साथ ही आपको लिए चलेंगे दिल्ली में, जहां प्रगति मैदान में दिल्ली किताब मेला मुनाकिद किया गया। और आखिर में चलते चलते मुहर्रम की मुनासबत से यौम आशूरा मुनक़िद हुआ दिल्ली के इमाम बाड़े में हम वहाँ की भी एक झलक पेश करेंगे। रीना, आइए हम अपने प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, बिना किसी ताख़ीर के हम अपने नाजरीन के साथ आपको भी लिए चलते हैं ख़ास महफिल में, जहां पर फिल्म सेक्शन 375 के कलाकार, उसके अदाकार अपनी फिल्म के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ रीना साहिबा, आपने सही फरमाया कि फ़िल्म न सिर्फ हमारे तफरीह का सामान होती है बल्कि वो समाज को बेदार करने में भी एक अहम किरदार अदा करती है। जी हाँ, हमारे अदाकार भी कुछ ऐसे ही दावा पेश कर रहे हैं, तो लीजिए पेश है इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। फिल्म से वाबस्ता अदाकारों और हिदायतकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात कही। एक बहुत ही अनयूजुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा सेक्शन 375 एक ऑडियंस के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि व्हेन आई सॉ द फिल्म परसों मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद कोर्टरूम में बैठा हूँ और मैं जो भी कोर्टरूम में हो रहा है मैं लाइव देख रहा हूँ। तो उस टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रेयरली मिलता है सिनेमा में, और उसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करेगी पिक्चर देखने के बाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को सिर्फ दे विल नॉट ओनली बी एंटरटेन्ड, लेकिन उनको ये कानून के बारे में और जनरली स्पीकिंग लीगल दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे दो पक्ष लड़ते हैं, एक न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं लड़की को, और दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। बस ये हमारी फिल्म है, इसका और कुछ मतलब किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे तो जैसे डिटेक्टिव केस होता है उस तरह से अनफोल्ड करती है। अच्छी बात ये थी कि हमारे डायरेक्टर बहुत ही सेंसिटिव आदमी हैं और उन्होंने बहुत अध्ययन किया है इस सब्जेक्ट पर, और उन्होंने बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया हर चीज़ को। और मैं सेट पे एक बहुत ही क्लियर माइंड से जाता था और सिर्फ फॉलो करता था जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैं उसको फॉलो करता था। एंड बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू play this character, it's a very difficult confusing character। पर अब आप फिल्म देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि फिल्म सच और झूठ की है, फिल्म लॉ और जस्टिस की है। ये सारी बातें जो हम ऐसे ही ले लेते हैं, और जो फेसबुक या ट्विटर या इंटरनेट पे हम गिल्टी कोशिश कर देते हैं लोगों को, लेकिन असल में क्या होता है ये उसके ऊपर फिल्म है। मेरा फर्स्ट रीज़न ही यही था कि बिकॉज़ रेप इतना ज़्यादा है, नॉट इवन इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। और सेकेंडली, जब रेप होता है उसके बाद जब एक लड़की जस्टिस मांगने जाती है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जब उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ रेप से भी ज़्यादा बुरी है, बिकॉज़ हर सोल इज़ गेटिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो वो कितना मुश्किल होता है उसके लिए, अपने माँ बाप के सामने एग्जामिनर, कांस्टेबल सब होते हैं, और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस का उसको आंसर देना पड़ता है। शुक्रिया जनाब आपका। लेकिन एक बात यहाँ पर साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि फ़िल्में तो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है ही, ये दिमाग को थोड़ा सुकून भी देती हैं, साथ ही तफरीह का भी सामान है। लेकिन एक और चीज़ ऐसी है जो वाकई इंसान की रूह को सुकून पहुँचाती है, दिमाग को तस्कीन पहुँचाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है किताब।
बिल्कुल सही जवाब। किताब एक ऐसी शय है जिससे अगर आपकी दोस्ती हो जाए तो यकीन जानिए आपको किसी और शय की ज़रूरत नहीं है। किताब से अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो वो न सिर्फ़ आपके तहज़ीब को, आपके तहज़ीब व तमद्दुन को, आपके समाज को, आपके सक़ाफ़त को, किताब ही एक ऐसी शय है जो हमें अपने तहज़ीब व तमद्दुन से आशना करती है, हमारे तारीख़ से रोशनास कराती है, हमारी तहज़ीबी विरासत से हमको रोशनास कराती है। बिल्कुल, किताबों की इतनी तारीफ़ हो गई है तो चलिए अपने नाज़रीन को ले चलते हैं आपको दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक़्क़िदा किताब मेले में। तो लीजिए नाज़रीन, पेश खिदमत है किताब मेले की ये छोटी सी रिपोर्ट। किताबों के शैदाइयों के लिए दिल्ली किताब मेला गुज़श्ता 11 सितंबर से शुरू हुआ, जो आज यानी 15 सितंबर को ख़त्म हुआ। वाज़ह रहे कि ये दिल्ली का 25वां किताब मेला था। दिल्ली पुस्तक मेला ये 25वां संस्करण है और इसको हमने सिल्वर जुबली के रूप में मनाया है इस वर्ष। गांधी जी के 150 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में इस फेयर का जो थीम भी है वो भी गांधी जी के 150 वर्ष रखा गया है। गांधी जी को जानने के लिए चरखा जानना ज़रूरी था और हमने यहाँ पर चरखे रखे हुए हैं जिसको बच्चों ने खुद आकर के काता है, विजिटर ने काता है आकर के, हैंड्स ऑन चरखा हमने रखा। गांधी जी से संबंधित साहित्य के लिए पब्लिकेशन डिवीज़न की ओर से एक क्विज़ खड़ी की गई जिसमें बच्चे क्विज़ को खेल सकते थे। टच स्क्रीन पे उस क्विज़ का आयोजन किया गया। पूरे मेले में पुस्तकों का विमोचन, पूरे मेले में कई गोष्ठियाँ हुई जिसमें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अनप्रिविलेज बच्चे जो हैं बचपन सोसाइटी जो हर वर्ष भी करती है, इस वर्ष भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम किया। इस मेले में 125 से ज़ायद पब्लिशर्स और कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस बार मेले की थीम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश को बनाया गया। इस मौके पर वहाँ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे जो गांधी जी के रिवायती चरखों के साथ नजर आए। ये इसका धागा बनता है, धागा ये आगे जाता है, आगे से हमारे कपड़े बनते हैं खादी के। इसके बाद आगे जाके ये और पक्का होता है, फिर इससे कपड़े बनते हैं, खादी का सूट वूट ये सब। घर पे भी आप करती हैं या सिर्फ स्कूल में? स्कूल में हॉस्टल में रहते तो वहाँ पे करते हैं। मैम हम ये मैम को काट के दे देते हैं। इसकी एक कट्टी बनती है और वो जब कोई फंक्शन होता है तो गांधी जी को वो देते हैं। दिल्ली बुक फेयर बहुत अच्छे से चल रहा है और ये गांधी जी पर है और गांधी जी के हमने चरखे वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं और लोग आके उन पे हैंड्स ऑन देख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने चरखे देखे नहीं हैं। यहाँ एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना है जहाँ आप गांधी जी के साथ अपने सेल्फ़ी भी ले सकते हैं और यहाँ पब्लिकेशंस डिवीज़न ने गांधी जी के ऊपर पूरा पेविलियन बनाया है जहाँ की गांधी जी से जुड़ा सारा साहित्य में दिखता है। इस किताब मेला का मकसद मुताले की रिवायत को तक़वियत देना और बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा करना था, जो देखने को भी मिला। हम यहाँ पर बुक्स देखने आए थे और मैंने बुक्स परचेज़ नहीं की, लेकिन मैंने स्टोरी बुक्स देखी। मैं बुक्स देखने आया और क्या क्या चीज़ें हैं इस बुक फेयर में और मैंने स्टेशनरी बुक्स, स्टोरी बुक्स बहुत सारी जगह में देखी। यहाँ पे मैंने इंडियन हिस्ट्री की बुक्स देखी थी, आमिश त्रिपाठी की बुक जिसमें रामायण की, रावण और सीता, रामचंद्र जी, वैसे बहुत सारी बुक्स थी। और इंग्लिश बुक्स मैंने देखी थी, जेफरी आर्चर की थी, जेम्स पैटरसन, जेरोनिमो स्टिल्टन, छोटे बच्चों की बुक्स, बड़ों की बुक्स, और स्टेशनरी का सामान भी था बहुत सारा। वहाँ मौजूद बुजुर्गों ने भी अपनी किताब दोस्ती के हवाले से कहा, पुस्तकें जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं और हम इनसे कभी अलग नहीं हो सकते। और आज दिल्ली पुस्तक मेले में आकर पुस्तकों से मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना पुराना दोस्त मिल गया हो। पुस्तक मेले में आज आया, दिल्ली पुस्तक मेले में, और यहाँ आकर मैंने देखा कि लोग जिस तरीके से अब पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं और शॉर्टकट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में जा रहे हैं, इससे मेले में उतना इन लोगों को अगर इसमें आकर्षित होना चाहिए और पुस्तकों से अध्ययन करके वेद को बहुत कुछ मिल सकता है। इसका आनंद लेने के लिए पुस्तक मेला अवश्य आना चाहिए।
साहित्य एकेडमी के स्टॉल पर जब हम पहुंचे तो साहित्य एकेडमी के तर्जुमान ने हमसे किताबों के खरीदो फरोख्त के मुताल्लिक बात की। हमारे यहाँ 24 लैंग्वेज को हम लोग डील करते हैं। हमारे जो पाठक हैं वो आज की दौर को देखते हुए, आज के इस समय को देखते हुए, जो यंग ब्लड है वो थोड़ा सा इससे पीछे हटता जा रहा है पढ़ने से। लेकिन जो 40+ हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, जो इसके रुचिकार हैं, वो इसके अंदर पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारे यहाँ जो है उर्दू कुछ लुप्त होती जा रही है। जो हम कुछ समय से देख रहे हैं कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो उर्दू को थोड़ा सा अब तवज्जो दे रहे हैं। अभी ऐसी मोहतरमा हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताते हैं, तो उर्दू के अंदर थोड़ा सा रुचि पैदा करा रहे हैं। मैं इनसे यही उम्मीद रखूँगा कि ये जैसे खुद आए हैं ऐसे अपने स्कूल के बच्चों को भी यहाँ लाएँ और उर्दू से इनको वाकिफ़ कराएँ। वहीं मौजूद उर्दू किताबों के शायकीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हम लोग आज यहाँ पे आए थे कुछ बुक्स लेने के लिए अपनी लाइब्रेरी के लिए बच्चों की, तो कुछ उर्दू की बुक्स हम तलाश रहे थे। हमने सोचा था कुछ और हम कलेक्शन ले पाएंगे, लेकिन सिर्फ साहित्य अकेडमी में ही हमें थोड़ा सा कलेक्शन मिला, वेरी लिमिटेड। तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे हिंदी का कलेक्शन है, इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक्स हैं, जायको है और बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं पब्लिशर्स हैं, बट उर्दू की बुक्स का वेरी लिमिटेड। मतलब अगर जिसको सपोज़ अपने लिए कुछ कलेक्शन चाहिए, अपने स्कूल की लाइब्रेरी है या कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हम कौन सी लें, कौन सी नहीं लें। हमें जो चाहिए थी वो तो खैर नहीं मिली, लेकिन 1-2 बुक्स हमें मिली हैं, तो हमने एक कॉपीज़ ली है और उम्मीद करते हैं कि मतलब इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जैसे स्कूल की लाइब्रेरीज होती हैं उसमें बच्चों के लिए कुछ लिटरेचर्स होते हैं उर्दू से रिलेटेड, कुछ उस तरह की बुक्स का भी आप लोगों को मतलब कलेक्शन रखना चाहिए। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक चले इस किताब मेले में लोगों का एक जम्मे गफीर था। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां हर तरफ मशीनों ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, वहीं ऐसे जहन भी मौजूद हैं जो किताबों को पढ़ते और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो देखा रीना साहिबा आपने कि किस तरह किताब के शौकीन वहाँ मौजूद थे। इस ज़माने में भी मैं उन मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करता हूँ, न सिर्फ बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग यानी हमारे बुज़ुर्ग, बल्कि नौजवान और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। सब अपनी अपनी पसंद की किताबें देख रहे थे, न सिर्फ किताबें देख रहे थे बल्कि उन्हें पसंद करके ख़रीद भी रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर इसको देख कर मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई है कि आज के दौर में जब बच्चे पूरा टाइम मोबाइल में लगाते हैं, इंटरनेट पर लगाते हैं, पूरा टाइम वो मोबाइल और इंटरनेट के सहारे ही काटते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बच्चे भी देखने को मिले, जो जाहिर करता है कि बच्चों में आज भी किताबों का शौक़ मौजूद है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चीज़ें तो हमें नेट पे मिल जाती हैं, आप एक बटन दबाइए और सारी दुनिया आपके मुट्ठी में यानी आपकी नज़रों के सामने आ जाती है। लेकिन कौन सी चीज़ को पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है और कौन सी चीज़ नहीं है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? इन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे असातिज़ा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल अदा करती है, सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, वो है किताबें। कि किताबें हमें ये एहसास दिलाती हैं या इस काबिल बनाती है कि हम सही और गलत का फ़ैसला कर सकें। बिल्कुल सही बात कही आपने, और बातें तो आप काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, बातें होती रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल अपने नाजरीन को हम लिए चलते हैं दिल्ली के कदीम इमामबाड़े, जहाँ पर यौम आशूरा के तय एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तो आइए नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के मशहूर और कदीम इमामबाड़े में, जहाँ यौम आशूरा का इजलास मुनक़िद किया गया। उस पर पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला दिया, जो चिराग़े किब्रे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था जो सब अपने लाल फिदा किए, कभी नौजवां का जिगर दिया, कभी बेज़बां का गला दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, जो जमा न रंग बहार का तो लहू भी अपना मिला दिया। 10 मुहर्रम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, जो आज से 1400 साल पहले करबला जो एक सिटी है इराक़ कंट्री में,
वहाँ पे शहादत हुई थी और उनकी शहादत उनके सारे साथियों और ख़ानदान वालों को मिला करके 72 लोग एक दिन में शहीद हुए थे, जिनकी याद में आज का दिन ये मनाया जाता है। और ये बहुत ही गम का दिन है जिसको पूरा समाज, हिंदू मुसलमान कोई भी समाज हो, वो इस गम को मनाता है। पूरी दुनिया में ये गम मनाया जाता है, पूरे श्रद्धा के साथ इसको इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो है पैगाम करबला में दिया इमाम हुसैन ने, वो इंसान की इंसानियत के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए पैगाम दिया था, जो पैगाम आज तक कायम है और हमेशा इंशाअल्लाह कायम रहेगा। मुहर्रम की 10 तारीख़ यानी यौम आशूरा उस अजीम कुर्बानी का दिन है जब फ़र्जंदे दिलबंदे रसूल हुसैन इब्ने अली ने दीन मोहम्मदी को बाकी रखने के लिए अपना भरा घर राह खुदा में कुर्बान कर दिया। आज यौम आशूरा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज हम सब यहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं, हम करबला की शहीदों को याद कर रहे हैं, हम इमाम हुसैन की शहीद को हम याद कर रहे हैं। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हम शिया सुन्नी जितने भी हम मुस्लिम हैं, हम एक भाई बन कर रहे हैं। हम सब इमाम हुसैन की शहीदों को हम भी मतलब आगे इंशाल्लाह हम भी याद करेंगे। इस दिन सभी मुसलमान रसूल के नाती की शहादत का गम मनाते हैं। हमारा यही पैगाम है कि हम औरतें अपने जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे साथ में हैं, हम लोग उनका साथ दें, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम आशूरा के मौके पर कश्मीरी गेट में वाक़ मस्जिद से जुलूस आशूरा बरामद हुआ और पंजा शरीफ की इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। दिन की शुरुआत कश्मीरी गेट वाक़ मस्जिद में एक मजलिस आज़ा से हुई, जहाँ ज़िक्र अहले बैत के दिलफिगार बयान से सारी फ़िज़ा गमगीन हो गई। सोगवाराने इमाम मज़लूम ने दिल की गहराइयों से अपने मज़लूम इमाम को पुरसा दिया। हम ये गम मनाते इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 शहीद थे, जिसके अंदर उनका 18 साल का बेटा भी था, उनका 6 महीने का बेटा भी था, 9 साल का भतीजा भी था, भांजे भी थे। ये सारे करबला में शहीद हुए भूखे और प्यासे। हम उनकी याद में ये गम मनाते हैं ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे कि जुल्म इमाम हुसैन के साथ किस तरीके का हुआ। उसके बाद जुलूस बरामद हुआ और मातमी दस्तों ने नोहाखानी की। जुलूस में जुलजनाह के साथ साथ ताबूत अलम भी थे। चाहने वालों ने तबरुकात की ज़ियारत की और नौह मातम होता रहा। आशूरा के इस जुलूस में मकामी अंजुमनों के अलावा कश्मीर और करगिल की अंजुमनें भी मौजूद थीं, जो हर साल यहाँ शिरकत करती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं करगिल लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। जी आज आशूर का दिन है। आशूर का दिन वो दिन है जिस दिन हमें यह फैसला करना होता है कि हक़ के साथ कौन है और बातिल के साथ कौन है। आज से 1400 साल पहले जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में जो सदा दी थी कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि है कोई मेरा मदद करने वाला, वो सिर्फ हुसैन का करबला की ज़मीन के अंदर मदद नहीं था, बल्कि जो हुसैनियत का जो मैसेज है, जो हक़ के साथ खड़ा होना और बातिल के अगेंस्ट खड़ा होना, वो सदा थी। और वो हर दौर में जो बातिल सिर उठाकर जो अपना जो तमाशा अब दुनिया भर में बर्पा करके रखे हैं, तो आज हमने हुसैन की उस आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आया है कि हुसैन हम हैं, हम आपके साथ हैं और आपकी उस मकसद को जो हुसैनियत का मकसद है उसको दुनिया भर में फैलाने के लिए हम आए हैं। और आज यहाँ से हम ये ऐलान करने आए हैं कि दुनिया में ये जालिम चाहे जहाँ भी आप लोग हो, लेकिन आज के दौर के हुसैन अभी भी ज़िंदा है और जब तक ये हुसैनी लोग ज़िंदा है आप लोगों के ये ज़िद्दी मकसद हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। शहीद करबला इमाम हुसैन की कुर्बानी वो मील का पत्थर है जिसने मजहब इस्लाम को एक नई ज़िंदगी दी। सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जहाँ भी रहो सच का साथ दो, हक़ के साथ खड़े रहो, जुल्म का मुकाबला करो, चाहे इसके लिए ख़ुद को मिटा देना ही क्यों न पड़े। आज यहाँ पे हम
आशूरा का दिन मनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे हमारे करगिल स्टूडेंट यूनियन के सारे स्टूडेंट्स का एक जुलूस हम हर साल यहाँ पे लाते हैं। इस दिन हम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो उन्होंने करबला के मैदान में दिया था, जो बातिल के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जंग लड़ी थी, जो कुर्बानियाँ दी थी, उसको मनाने के लिए आते हैं, उसको याद करने के लिए आते हैं। इमाम हुसैन का कुर्बानी खाली उस दौर के लिए नहीं, हर दौर के लिए एक सबक है कि हर दौर में जो जालिम है, जो गलत है, उसको हम याद करते हैं। जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी थी, वो इमाम हुसैन का मैसेज हर जनरेशन के लिए एक मैसेज है बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होने का। ये पैगाम भी आम किया कि इस्लाम अमन का पैरोकार है और जुल्म और खूनरेजी की इस्लाम में कोई जगह नहीं। इंसानियत को ज़िंदगी बख्शने के लिए इमाम हुसैन की ये कुर्बानी हर दौर में याद की जाती रही है और याद की जाती रहेगी। हमारा ये पैगाम है इमाम हुसैन की शहादत को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई, इमाम हुसैन की शहादत किस लिए हुई और इमाम हुसैन शहादत के लिए क्यों गए थे। ये इंसानियत की जंग थी। यजीद इब्न माविया था जो शरीयत मोहम्मदी के पैगाम को नाफिज करना चाहता था। इस्लाम में जो जायज़ काम थे उनको नाजायज़ करना चाहता था और जो नाजायज़ काम थे उनको जायज़ करना चाहता था। तो उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अभी वारिस मोहम्मद ज़िंदा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, जिसके लिए बाक़ायदा करबला हुआ। वाकई इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि किस तरह से जालिमों ने जुल्म उठाए और हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने खुद को इंसानियत और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। जी हाँ, सही फरमा रही हैं रीना साहिबा आप कि मुहर्रम की 10 तारीख़ को जो उन्होंने अपनी इतनी अजीम कुर्बानी दी, उस अजीम कुर्बानी को हम याद करते हैं और उस कुर्बानी के मुनासबत से हम एक दूसरे के साथ आपसी मोहब्बत, भाईचारा और यगांगत के साथ रहने की दावत भी देते हैं। बिल्कुल, हम चाहते तो हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस प्रोग्राम को फ़िलहाल आगे बढ़ाया जाए। तो फ़िलहाल अपने नाजरीन को हम यहीं अलविदा कहेंगे। जी हाँ रीना कौसर, हम अपने नाजरीन के वक्त से कुछ लम्हात चुरा लेते हैं और उन लम्हात में उनके गोश गुजार करते चलें कि वो सिर्फ हमें अपने टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें देख सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी बात भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या हमसे कोई गुजारिश करना चाहते हैं या हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके लिए हमारा मेल ID है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रीना कौसर को और शाहनवाज हाशमी को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ और मंजर और उसके पस मंजर के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को यानी शाहनवाज हाशमी और रीना कौसर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।